फिलोसोफर और साइंटिस्ट में क्या फ़र्क है? एक तो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि फिलोसोफर बड़े होलिस्टिक क्वेश्चंस पूछते हैं। साइंटिस्ट जो है ना, अक्सर वो काफ़ी जल्दी अपने सोच की करियर में, आप कह लें आपकी इंटेलेक्चुअल करियर में, वो काफ़ी जल्दी नैरो डाउन कर लेते हैं, स्पेशलाइज कर लेते हैं कि मैं इस किस्म का साइंटिस्ट हूँ, मैंने इस किस्म की चीज़ दरियाफ्त करनी, लिहाजा मैं उस छोटी सी चीज़ पे गौर करूँगा, जो भी छोटी सी चीज़ हो। अगर मैं जेनेटिक्स कर रहा हूँ तो मैं जेनेटिक्स पे ही गौर करना शुरू कर दूंगा। मुझे नहीं परवाह केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, मुझे नहीं परवाह फिजिक्स में क्या हो रहा है, मुझे नहीं परवाह फलसफे में, सोशल साइंस में क्या हो रहा है। फिलोसोफर इस तरह कभी भी नहीं सोचता। वो फिलोसोफर की कुछ, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे फिलोसोफर्स ऐसे भी, जो भी आप बात करेंगे कोई ना कोई फिलोसोफर आपको मिल जाएगा जो कहेगा नहीं ऐसे तो नहीं, मैं तो ऐसे उसके उलट हूँ। क्योंकि फिलोसोफर्स को ये भी बड़ा शौक है कि हर चीज़ को उल्टा देना, उसके सवाल पूछना। तो बहुत सारे फिलोसोफर्स उसके उलट भी हैं, मगर अक्सर फिलोसोफर्स जो हैं उनकी कोशिश यही रही है कि जो मुख्तलिफ अलूम है वो किस तरह एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो नॉलेज किस तरह एक दूसरे पर इम्पैक्ट करती है, और वो किसी ऐसे सिस्टम को अप्रिशिएट नहीं कर पाते जो कि एक सब्जेक्ट पे चले और दूसरे पे ना चले। आप समझ रहे हैं? मिसाल तौर पर फिजिक्स में एक थियरी है कि किस तरह से हमने चीज़ों को दरियाफ्त करना है, मगर आपकी सोशल साइंसेज में कोई और थियरी है। फिलोसोफर को ये बात पसंद नहीं आएगी, तो क्या ये इनकंसिस्टेंट बात है, क्योंकि जिस सब्सटेंस से फिजिक्स बनी हुई उसी सब्सटेंस से हम बने हुए, तो हम डिफरेंट कवानीन कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो फिलोसोफर्स अक्सर एब्सोल्यूट सिस्टम्स की तलाश करते हैं, यानी कि ऐसे सोच के ऐसे निज़ाम जिससे कि सब कुछ हम समझ सकें थियरी ऑफ एवरीथिंग हमें आए, जो कि अक्सर साइंटिस्ट ये कोशिश नहीं करते, वो अपनी नैरो प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। फिर दूसरा फ़र्क ये है फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट में, मेरे ख्याल है वो ये है कि आइंस्टाइन की मैं एक मिसाल देता हूँ कि आइंस्टाइन साइंटिस्ट भी था, मगर मेरे नुक्ता नज़र में उसकी साइंस भी बड़ी फिलोसॉफिकल थी। वो किस तरह से कि साइंस पर एम्पिरिसिज्म का बहुत गहरा असर है। अक्सर साइंस जो है वो, वैसे भी आप जानते ही होंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितनी साइंस प्रोड्यूस होती है वो किसी और लैंग्वेज में प्रोड्यूस नहीं होती दुनिया में, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज की फिलॉसफी पर या सोच पर जितना एनालिटिक फिलॉसफी और एम्पिरिसिज्म का असर है, उतना किसी और फिलॉसफी का असर भी नहीं। जिस तरह जर्मनी पे और चीज़ों का असर है, फ्रांस पे और चीज़ों का असर है, इस इंग्लिश लैंग्वेज में सोच का तरीका कार जो है उस पर एनालिटिक फिलॉसफी, बर्ट्रैंड रसल वगैरह, और एम्पिरिसिज्म, जॉन लॉक और फ्रांसिस बेकन, डेविड ह्यूम, बिशप बार्कले वगैरह, इनका ह्यूज इन्फ्लुएंस है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में और साइंसेस भी वहीं पे, तो एम्पिरिसिज्म का साइंसेस पे बहुत बड़ा असर है। अब एम्पिरिसिज्म की जो एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन है वो काफ़ी हद तक और इंग्लिश लैंग्वेज फिलॉसफी पे वो डोमिनेट करती है, और इंग्लिश लैंग्वेज साइंस पे भी वो डोमिनेट करती है। तो वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि जो डिडक्टिव लॉजिक है और उससे जो नताइज निकलते हैं उसके कोई ख़ास हक में नहीं, बल्कि वो जिस तरह आपने सुना होगा कि साइंटिस्ट वो होता है जो एक थ्योरी बनाता है, फिर वो ऑब्जर्वेशन करता है, या ऑब्जर्वेशन से थ्योरी बनाता है वगैरह वगैरह, इस तरह करके वो चलता है, ठीक है। यानी हर चीज़ जो है वो ऑब्जर्वेशन और एविडेंस पर बुनियाद रखेगा, एविडेंस और ऑब्जर्वेशन से ही वो थ्योरी इनफैक्ट डिराइव करेगा। इसको बहुत हाईली रेट किया जाता है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग फिलॉसफी में और इंग्लिश स्पीकिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में, कि थ्योरी शुड नॉट ड्राइव इन्वेस्टिगेशन, but rather empirical evidence should drive theory. इसमें कई चीज़ें में नज़र आती हैं, जिस तरह बिग बैंग थियरी है और इस तरह की चीज़ें हैं। ये सारी थियरीज जो है ना कुछ चंद ऑब्जर्वेशन से डिराइव्ड हैं। अब देखें, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की थियरी हमने कुछ ऑब्जर्वेशन से डिराइव की कि भाई दुनिया के कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जिस तरह से स्टार्स वगैरह मूव कर रहे हैं, वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि अगर हम ये कहें कि इतनी चीज़, इतना मादा है, मगर जिस तरह से चीज़ें मूव कर रही हैं वो उतने मादे में एक्सप्लेन नहीं होती चीज़ें। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि भाई फैक्ट्स कुछ कह रहे हैं, थियरी हमारी कुछ, दूसरे फैक्ट्स कुछ और कह रहे हैं, तो उन्होंने एक थियरी बना ली। उसमें से क्या थियरी थी कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है। अब लेटेस्ट साइंटिफिक फैक्ट्स क्या निकले कि इनफैक्ट वो जो डाटा सेट था जो सुपरनोवा को, क्योंकि इसको उन्होंने स्टडी इस तरह किया था कि सुपरनोवा की मूवमेंट्स देखते थे, तो उन्होंने डिस्कवर ये किया कि जिन सुपरनोवास को स्टडी कर रहे थे वो डाटा सेट इतना ही लिमिटेड था। उनके पास तकरीबन 1000 सुपरनोवास का डाटा सेट है। उनमें से उन्होंने चंद जो बेस्ट डाटा सेट्स थे उनको इस्तेमाल किए, मगर वो सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे अर्थ से।
तो अब लेटेस्ट स्टडी साइंस में ये है कि जब वो 1000 में से उन्होंने तकरीबन 750 तकरीबन सुपरनोवा का डेटा इकट्ठा किया और उनकी गलत करेक्शन को ठीक किया, तो उसके नतीजे में उनको पता चला कि हमें तो डार्क एनर्जी पोस्टुलेट करने की जरूरत ही नहीं है टू एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ द यूनिवर्स। तो अब डार्क एनर्जी को लोग क्वेश्चन करना, अब ये क्या है सारा। मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि साइंस किस तरह एक ऐसे डायरेक्शन में जा रही थी, प्योरली एम्पेरिसिज्म की वजह, एम्पेरिसिस्ट एपिस्टेमोलॉजी की वजह से ये इस तरह से ये अप्रोच है। आइंस्टाइन की थियरी जो है, आइंस्टाइन की अप्रोच अगर आप देखें वो बहुत फिलोसॉफिकल, डीप फिलोसॉफिकल अप्रोच थी। मिसाल तौर पे वो एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट कहता था कि अगर एक इंसान जो है वो पौड़ी से गिर रहा है और या एक एलिवेटर के अंदर बैठा हुआ है और एलिवेटर के साथ वो गिर रहा है, तो ग्रेविटी का इफेक्ट तो खत्म हो जाएगा, ग्रेविटी तो उसको वो ऑब्जर्व ही नहीं कर सकेगा, उसके लिए तो जो फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस है उसमें कोई ग्रेविटी ऑपरेट ही नहीं कर रही। तो इससे उसने नतीजा कितना बड़ा अखज किया इतनी छोटी सी थॉट एक्सपेरिमेंट से। देखें ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं वो कर रहा, सिर्फ डिडक्टिव लॉजिक पे चल रहा है। तो उसने उससे पूरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाल ली, और वो ये थी कि एक्चुअली चीजें जो एक दूसरे की तरफ जो हमें कशिश नजर आती है वो कोई फोर्स नहीं ऐड कर रही, कोई चीज आपको एक्चुअली खींच नहीं रही, बल्कि उलट है। और वो ये कि मादा बजाते खुद मैथ जो है वो स्पेस और टाइम को बेंड कर देता है, यानी कि स्पेस खुद बेंड हो रही है, इसलिए जो चीज सीधी चल रही है वो ऐसे लग रहा है कि वो सीधी चल रही है मगर असल में वो टेढ़ी चल रही है, क्योंकि जो हमारा तस्वर है सीधा का, वो तस्वर ही चेंज हो जाता है जब कोई उसके करीब कोई मैथ पढ़ा हो। कितनी काउंटर इंट्यूटिव किस्म की बात है, कितनी रिडिकुलस किस्म की बात है, मगर करेक्ट है। डिराइव उसने कोई खला में जाके एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन से डिराइव नहीं की, 100 साल बाद साबित, 80 साल बाद साबित हुई, जाके उसकी बात दुरुस्त साबित हुई। इसी तरह इमैनुअल कांट बड़ा ग्रेट फिलोसोफर है, उसने बहुत सारी चीजें जो है डिडक्टिवली डिराइव की। जर्मन फिलोसोफर था, जर्मन्स को डिडक्टिव लॉजिक का बड़ा शौक है, आपको पता ही होगा, क्योंकि सारी कॉन्टिनेंटल रैशनलिज्म वहां से निकलता है। तो फिलोसोफर का बात लंबी होगी, मगर मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि फिलोसोफर जो है ना वो हमेशा ये देखता है कि जब उसको दो कोई पोस्टुलेट्स नजर आए जो कि एक दूसरे से अपेरेंटली कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तो उनको वो सॉल्व करने की कोशिश करता है ताकि वो एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट हो जाए। जबकि साइंटिस्ट जो है ना वो इस तरह से चीजों को अप्रोच नहीं करता, वो कहता है कि एक हाइपोथेसिस है उसको मैं टेस्ट करूं, एक हाइपोथेसिस को दूसरे हाइपोथेसिस से कंपेयर करके उनके दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन से कोई तीसरा हाइपोथेसिस निकालने की कोशिश नहीं करता, जो कि एक फिलोसोफर करता है। और यही वजह है कि फिलोसोफर्स ने कई दफा ऐसी चीजें कही हैं, कई दफा बहुत बहुत बड़ी बड़ी बोंगियां भी मारी, मगर कई ऐसे अमेजिंग किस्म के इंकशाफ किए हैं जो कि एक 100 साल बाद जाके साइंटिस्ट ने साबित किए। ये बिल्कुल फैक्ट ऑफ द मैटर है। उनके पास कोई एविडेंस नहीं था उसके लिए, मगर उन्होंने ये कहा कि अगर ये इस तरह से चल रहा है सिस्टम, वो इस तरह से हम कह रहे हैं कि चल रहा है, तो या तो ये गलत है या वो सही है, या फिर दोनों को कोई रेकनसाइल करने का कोई हाइपोथेसिस होगा वो दुरुस्त होगा। इस तरह करके उन्होंने चीजें निकाली, बड़ा अमेजिंग है। और मॉडर्न फिजिक्स में यही क्राइसिस है सबसे बड़ा। आपको पता है ना, लोग कहते हैं कि पिछले 40 साल में मॉडर्न थियोरेटिकल फिजिक्स में कोई बड़ी मेजर डिस्कवरी नहीं हुई, और अगर आप अर्ली 20th सेंचुरी में चले जाएं तो मतलब बेतहाशा डिस्कवरीज हैं। पूरा फ्रेमवर्क ऑफ फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स जो है ना अर्ली 20th सेंचुरी में चेंज हो गया था, मगर इस वक्त कोई बड़ी डिस्कवरी नहीं हो रही। तो क्या वजह है? वजह अगेन ये है कि जो थियोरेटिकल फिजिक्स है ज्यादातर वो मैथमेटिकल प्योरिटी की तरफ भाग रही है, जिसमें से उन्होंने स्ट्रिंग थियरी और मल्टीवर्स और सारी चीजें निकाली हैं, जिनके पीछे अब जब वो हाइड्रॉन कोलाइडर चलाते हैं तो उनको कोई एविडेंस ही नहीं मिल रही। तो क्यों? और ये जर्मन साइंटिस्ट यूट्यूबर भी हैं बड़ी अच्छी, उन्होंने भी इस पे लिखा और मैं उनसे एग्री करता हूँ कि वो जो फिलॉसफी की कोशिश थी कि आप दो ऑब्जर्वेशंस हैं, दो थीसिस आपने उन ऑब्जर्वेशंस के बनाए हुए, मगर वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे। क्यों नहीं मैच कर रहे? जैसे क्वांटम थियरी है, तो क्वांटम थियरी और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही। सबसे बड़ा सवाल ही है इस वक्त दुनिया के अंदर, साइंस की दुनिया के अंदर। तो वो क्या सिर्फ एम्पेरिकल एविडेंस से हल होगा या आपने अपना फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस चेंज करना होगा? तो मैं समझता हूँ कि फिलॉसफी साइंस को भी इस तरह से इन्फॉर्म कर सकती है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को जिस तरह आइंस्टाइन ने अप्रोच किया था कि अगर दो मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स आपने बनाए हुए हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो या तो एक या दूसरा गलत है, या फिर कोई उनमें से तीसरा सिंथेसिस निकलेगा जो कि दुरुस्त साबित होगा। इस तरह से अप्रोच करना साइंस को भी एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ फिलॉसफी की कंट्रीब्यूशन हो सकती है, पहले भी रही है और आज भी हो सकती है।
मगर इसके लिए हमें बड़ा डिफरेंट तरह से, साइंटिस्ट को भी बड़ा डिफरेंट तरह से सोचना पड़ेगा और फिलोसोफर्स को भी बड़ा डिफरेंट तरह से, क्योंकि फिलोसोफर्स को अब साइंस में कोई दिलचस्पी नहीं रही। फिलोसोफर्स कहते हैं साइंस तो यार बकवास है तो वो भी गलत है, और साइंस कहते हैं फिलोसोफर्स बकवास है, वो भी गलत है। तो ये जो डिसजंक्चर हुआ है, इससे मैं समझता हूँ दोनों भी नुकसान है। और इनफैक्ट मैं तो ये समझता हूँ कि तमाम लोग जो है ना, उनको एक दूसरे से हमेशा थियरीज एक्सचेंज करनी चाहिए और फायदा उठाना चाहिए। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये कि अगर दो चीजों में इनकंसिस्टेंसी है तो उसको किसी तरह से लॉजिकली, डिडक्टिवली, कंसिस्टेंटली वर्कआउट करने की आप कोशिश करें, ना कि ये कहें कि ठीक है जी सोशियोलॉजी में वो थियरी ठीक है और पॉलिटिकल साइंस में ये थियरी ठीक है। ये क्या बोंगी सी बात है, टोटल बोंगी है ये, ठीक है ना। मैं तो इसको बिल्कुल गलत समझता हूँ कि एक सब्जेक्ट के अंदर, एक इल्म के शोबे के अंदर आप बिल्कुल एक और एपिस्टेमोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे के अंदर आप बिल्कुल ही और एपिस्टेमोलॉजी, दोनों ठीक है, दोनों नहीं ठीक हो सकती। एक ठीक होगी दूसरी गलत होगी, या दोनों में से कोई तीसरी चीज वो ठीक होगी। ये मेरा नुक्ता नजर है। बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे, कहेंगे सर डॉक्टर साहब हमेशा कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं छोड़ देते जी और